दोस्तों हिंदी व्याकरण का बहुत ही अच्छा टॉपिक क्रिया यानी वर्ब। वर्ब से आज आपके लिए टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके बहुत मतलब बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न ये है आपके लिए, और ये आपके आने वाली सीटेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो दिसंबर में 14 दिसंबर को होने जा रहा है। ठीक है, सीरियल से हम क्वेश्चन को आप बता दें एक और बात, जितने भी क्वेश्चन है आप इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या करा है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। बताइए दोस्तों, राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, क्रिया। ठीक है, तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पढ़ना या होना क्रिया इत्यादि है। ठीक है, तो दोस्तों क्रिया तीन प्रकार के शब्दों से बनती है। पहला पहला आपका बनता है धातु से, दूसरा संज्ञा से, और तीसरा आपका बनता है ये विशेषण से। ठीक है, धातु से जैसे पढ़ना, तो पढ़ना आपका हो जाएगा पढ़ धन ना, ये आपका पढ़ना हो जाएगा। वही संज्ञा से तो यही जैसे हथियाना, हथियाना, हाथ धन आ धन ना। ठीक है, वही विशेषण से तो चिकनाना, चिकनाना, चिकना धन आ धन ना। ठीक है, तो हिंदी की अधिकांश क्रिया धातु से बनती है। धातु में ना जोड़ने से, धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। इसका अर्थ है कि सामान्य क्रिया से ना हटा देने पर जो शब्द रह जाता है उसे धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे धातु प्लस ना, धातु प्लस ना बराबर ये आपका सामान्य क्रिया। ठीक है, जैसे पढ़ प्लस ना बराबर पढ़ना। इस प्रकार धातु का अर्थ है क्रिया के मूल रूप से। ठीक है, समझ गया आप लोग, सी ऑप्शन राइट होगा, क्रिया। अगला क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, दो। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः दो भेद हैं। पहला आपका सकर्मक क्रिया, और दूसरा आपका अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया क्या होता है जान लेते हैं। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो, पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। उदाहरण के लिए जैसे श्याम आम खाता है, तो इस वाक्य में श्याम करता है आपका, श्याम आम खाता है। ठीक है, तो इस वाक्य में आपका श्याम आपका ये कर्ता हो जाएगा। ठीक है, खाने के साथ उसका कर्त रूप से संबंध है। ठीक है, तो प्रश्न यहां होता है कि क्या खाता है, तो उत्तर है इसका आम खाता है। ठीक है, आम खाता है। यहां श्याम के खाने का फल आम है, अर्थात कर्म पर जो है, अर्थात जो है कर्म पर इसका, आम पर जो है कर्म इसका प्रभाव पड़ता है।
इसलिए खाना क्रिया सकर्मक क्रिया। ठीक है, ये आपका खाना सकर्मक क्रिया। श्याम आम खाता है। ठीक है, समझ में समझ में आई बात दोस्तों। बी ऑप्शन आपका दो राइट होएगा। फिर यहां लेते हैं सकर्मक आपका हो गया अकर्मक। तो अकर्मक जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक कहलाती हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता, इसमें क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए श्याम सोता है, श्याम सोता है, तो इसमें सोना आपका ये अकर्मक क्रिया है। समझ गए, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? बताइए दोस्तों। बी ऑप्शन आपका राइट होगा लिखना। ठीक है, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो तथा जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता हो वह सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, इसमें आपका लिखना सकर्मक क्रिया है क्योंकि इस क्रिया के साथ कर्म के होने की संभावना प्रकट हो रही है। जैसे सीता सीता पत्र लिखती है। ठीक है, तो यहां आपका लिखती है, लिखना आपका ये क्रिया हो जाएगा। ठीक है, लिखना आपका क्रिया हो जाएगा तथा पत्र आपका ये कर्म हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा लिखना। ठीक है, लिखना आपका सकर्मक क्रिया है। शेष शब्द आपका जैसे चलना सोना मुस्कुराना यह आपकी अकर्मक क्रिया है। यह आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया सकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनका कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो वो आपकी सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। वहीं अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का व्यापार तथा परिणाम कर्ता पर ही पड़ता हो वे आपकी अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? सी ऑप्शन आपका राइट होगा मोड़ना। ठीक है, इसका सकर्मक क्रिया आपका मोड़ना होगा। शेष इसमें मोड़ मुड़ जाना और मुड़वाना आपका जो है ये आपका शेष इसमें मोड़ जो है आपका ये संज्ञा हो जाएगा। मुड़ जाना तो मुड़ जाना आपका संयुक्त क्रिया, मुड़वाना आपका प्रेरणात्मक क्रिया। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, ठीक है, मुड़वाना आपका प्रेरणात्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन आपका मोड़ना। अगला क्वेश्चन, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? सी ऑप्शन आपका होगा साधित सकर्मक धातु। दोस्तों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, हम सभी जानते हैं। धातुएं अकर्मक एवं सकर्मक दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अभी आपको मैंने बताया आगे, अकर्मक एवं सकर्मक दो प्रकार की होती हैं। मूल अकर्मक धातुओं में प्रत्यय जोड़कर सकर्मक एवं प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती हैं। क्या जोड़कर? प्रत्यय जोड़कर। इसमें आपका विकल्प में साधित सकर्मक धातु दिया गया है, इसलिए उत्तर के रूप में यह विकल्प सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, साधित सकर्मक धातु, सी ऑप्शन आपका राइट।
इसमें आपका दिया गया है द्विकर्मक धातु। तो दोस्तों द्विकर्मक धातु में इसमें जैसे रोना, रोने लगा, हंसा, हंस चुका, पहुंच गया आदि, इसमें आपका जिन धातुओं के संपादन में दो कर्मों की आवश्यकता होती हो वे आपके द्विकर्मक धातुएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, तो यहां आपका लड़का एवं वेद दो अलग अलग कर्म। ठीक है, अतः पढ़ाता हूं द्विकर्मक धातु आपको हो जाएगा, तो ये आपका द्विकर्मक धातु है। सी ऑप्शन आपका साधित सकर्मक धातु राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, उसे उसने कार बेच दी। ठीक है, इसमें आपका उसने कार बेच दी आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। बाकी में आपका जैसे राम दौड़ा, तो राम दौड़ा, खिलौना टूट गया, ये आपके अकर्मक धातु है। राम दौड़ा, खिलौना टूट गया, ये आपके अकर्मक धातु, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। डी ऑप्शन आपका होगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में सकर्मक क्रिया है। वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात इन क्रियाओं का असर सीधा कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन फल खाता है, गोपी टीवी देख रहा है, इसमें आपका पढ़ना क्रिया है। पढ़ना क्रिया का संपादन बिना कर्म यानी पुस्तक इत्यादि के संभव नहीं हो सकता, अतः पढ़ना आपका सकर्मक क्रिया है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया होगी। सी ऑप्शन आपका होगा उजाड़ना। ठीक है, उजाड़ना आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे अकर्मक क्रिया अगर कहें तो घोंसला उजड़ गया, यह आपकी हो जाएगी अकर्मक क्रिया। जैसे दिनेश ने पक्षियों के घोंसले को उजाड़ दिया, तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा सकर्मक। तो सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया जो होती है उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। जैसे मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, भारत कहां से कहां आ गया है, रेखांकित क्रिया किस भेद के अंतर्गत आएगी, ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन होगा संयुक्त। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत कहां से कहां आ गया है, इसमें आपका दो क्रिया आ और गया। ठीक है, जैसे चिड़िया उड़ा करती है, चिड़िया उड़ा करती है, इसमें आपका दो क्रिया कौन कौन से हैं? दो क्रिया उड़ा और करती। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा संयुक्त क्रिया।
पढ़ रहा था, इसमें संयुक्त क्रिया है। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे वह खाने लगा, वह पेड़ से कूद पड़ा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, नाम बोधक। तो नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। अन्य इसमें अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यार्थ बोधक, ये आपके संयुक्त क्रिया के भेद हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अकर्मक। दोस्तों राम सो रहा है वाक्य में अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। जैसे राम, राम सो रहा। ठीक है, तो राम आपका कर्ता हो गया, यह आपका क्रिया हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मीरा जोर से हंसी या वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अकर्मक। तो मीरा जोर से हंसी यह वाक्य अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है। ऐसी क्रियाएं जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े तथा उसके संपादन हेतु कर्म की आवश्यकता ना हो, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ हंसने का प्रभाव केवल मीरा यानी कर्ता पर ही पड़ रहा है। हंसने का प्रभाव मीरा यानी सिर्फ कर्ता पर ही पड़ रहा है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, पानी बरस रहा है। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म साथ में नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अतः ए ऑप्शन आपका पानी बरस रहा है, राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, शिशु सो रहा है। तो शिशु सो रहा है यह आपका अकर्मक क्रिया है। क्रिया पर क्या या किसको प्रश्न करने पर यदि कुछ उत्तर आ जाए तो यहाँ पे आपका सकर्मक क्रिया कहलाता है। यदि उत्तर ना मिले तो आपका अकर्मक। इसकी दूसरी पहचान यह है कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या आ सकता हो वहां आपका सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, सीधी सी बात। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पूर्वकालिक क्रिया। दोस्तों जब कर्ता या क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि इससे नहाने की क्रिया की समाप्ति के साथ ही भोजन करने की क्रिया का बोध होता है। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती हो तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, उत्तरावस्था। तो तुलना की दशा में क्रिया अपने मौलिक अवस्था में रहती है। जैसे सुरेश राम की अपेक्षा सुखी है। ठीक है, सुरेश राम की अपेक्षा सुखी है। इसमें आपके दिए गए प्रश्न में विशेषण के हैं ना कि क्रिया के। इसका विवरण निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं। जिसमें विशेषण की अवस्थाएं तीन होती है। कौन कौन सी? पहला आपका मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा आपका उत्तमावस्था। ठीक है, मूलावस्था क्या होता है? इसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, यहां किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। जैसे मोहन एक वीर बालक, मोहन एक वीर बालक है। ठीक है,
मीरा मीरा एक सुंदर कन्या है। वही आपका उत्तरावस्था, तो उत्तरावस्था में हो जाएगा आपका, इसमें दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना करके किसी एक की न्यूनता अथवा अधिकता बतलाई जाती है। फिर से सुन लेते हैं। इसमें दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना करके किसी एक की न्यूनता अथवा अधिकता बतलाई जाती है। जैसे मोहन गोपाल से अधिक सुंदर। मोहन गोपाल से अधिक सुंदर है। ठीक है, देखिए इसमें तुलना की गई। तीसरा आपका हो जाएगा उत्तमावस्था। इसमें आपका दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। इसमें एक की अन्य सब वस्तुओं या व्यक्तियों से न्यूनता या अधिकता बतलाई जाती है। फिर से सुन लेते हैं। इसमें दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। इसमें एक की अन्य सब वस्तुओं या व्यक्तियों से न्यूनता या अधिकता बतलाई जाती है। जैसे राम सबसे वीर है। राम सबसे वीर है। ठीक है। आशुतोष कक्षा में सबसे सुंदर है। आशुतोष कक्षा में सबसे सुंदर है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, उत्तरावस्था। अगला क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, धातु। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, धातु कहते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। धातु क्रिया का मूल रूप है। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, धातु। क्रिया का मूल रूप धातु है। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रिया का मूल रूप डी ऑप्शन आपका राइट होगा, धातु। क्रिया के मूल रूप यानी मूलांश को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होती है। जैसे चलना क्रिया में चल आपका धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ आपका धातु है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, क्रिया का मूल रूप डी ऑप्शन आपका राइट होगा, धातु। क्रिया के मूल रूप यानी मूलांश को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होती है। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना में पढ़ धातु है। अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धातु कहते हैं, फिर वही क्वेश्चन। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का इस वीडियो लेक्चर का टेस्ट का क्वेश्चन आज का आपके लिए क्वेश्चन क्या आज का, चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है। योजक क्रिया, अधिकार योजक क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया या अप्रत्यक्ष क्रिया। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो शेयर में। थैंक यू। जय हिंद।